गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का आप लोगों का टॉपिक है क्रिएटिविटी। भाषा में क्रिएटिविटी कैसे किया जाता है, भाषा में रचनात्मक दृष्टिकोण कैसे अपनाया जाता है, उसी के बारे में आज पढ़ना है। ये आप लोगों को पढ़ना है, थर्ड यूनिट में पढ़ना है। थर्ड यूनिट का दूसरा या तीसरा टॉपिक होगा आप लोगों को। तो ठीक है, मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं करते हुए आप लोगों को रचनात्मकता के बारे में बताता हूँ। क्रिएटिविटी होता क्या है, भाषा से भाषा में क्रिएटिविटी सृजन करना कितना महत्वपूर्ण है। वैसे तो भाषा की सहायता संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भाषा मनुष्य के जीवन में, बच्चों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किंतु रचनात्मकता कौशल के विकास में बहुत सारे ऐसे तत्व आते हैं जिसको हमको ध्यान से पढ़ने और सुनने की आवश्यकता पड़ती है। मैं सबसे पहले क्रिएटिविटी का मीनिंग बताऊंगा। मीनिंग क्या होता है, क्रिएटिविटी का मीनिंग क्या होता है, रचनात्मकता सृजनात्मकता जिसको बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले उसका अर्थ समझिए। रचनात्मकता का सामान्य अर्थ मौलिकता से लगाया जा सकता है, अर्थात ओरिजिनिटी जो होती है मौलिकता से लगाया जा सकता है। ठीक है। रचनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। सबसे पहले जो रचनात्मकता क्रिएटिविटी होती है वो क्या होता है, मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। इसका मीनिंग होता है, रचनात्मकता व्यक्ति की उस क्षमता को कहा जाता है रचना रचनात्मकता व्यक्ति की उस क्षमता को कहा जाता है जिससे वह कुछ ऐसी नई चीजों, रचनाओं या विचारों को पैदा करता है। रचनात्मकता व्यक्ति की उस क्षमता को कहा जाता है जिससे वह कुछ ऐसी नई चीजों, रचनाओं या विचारों को पैदा करता है जो बिल्कुल नया होता है एवं जो पहले से उसे ज्ञात नहीं होता है। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी बोलते हैं। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। रचनात्मकता व्यक्ति की उस क्षमता को कहा जाता है जिससे वह कुछ ऐसी नई चीजों, रचनाओं या विचारों को पैदा करता है जो क्या होता है, बिल्कुल नया होता है एवं जो पहले से उसे ज्ञात नहीं होता है। ठीक है। कुछ भी जब हम रचना करते हैं एकदम क्या होता है, वो नया होनी चाहिए, तभी उसको क्रिएटिविटी बोला जाएगा। अगर पहले से उसे हमको ज्ञात है तो क्रिएटिविटी उसको नहीं बोलेंगे, करेंगे। तो क्रिएटिविटी क्या होता है, बिल्कुल नई चीज होती है जो मनुष्य सोचता है, करता है। ठीक है। इसके दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो अर्थात नया हो, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, नया हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मक या रचनात्मक कहलाता है। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। जब किसी कार्य का परिणाम क्या हो, नवीन हो, नवीन मतलब नया हो, जो किसी समय में क्या हो, किसी समूह द्वारा, मतलब किसी, जो समूह का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष के समूह द्वारा क्या हो, उपयोगी मान्य हो, वह कार्य क्या कहलाता है, रचनात्मकता या सृजनात्मक करना कहलाता है। ठीक है। ऐसे आप लोग जैसे जानते होइएगा, व्यक्ति स्वभाव से ही क्या है, विचारशील प्राणी है। व्यक्ति स्वभाव से ही क्या है, विचारशील प्राणी है। प्रत्येक व्यक्ति हर पल कुछ न कुछ सोचता रहता है, प्रत्येक व्यक्ति हर पल कुछ न कुछ सोचता रहता है। मनोवैज्ञानिकों का भी यही मानना है जो व्यक्ति कुछ न कुछ सोचते रहता है और लगभग 24 घंटे में उसके मस्तिष्क में लगभग 60,000 विचार उत्पन्न होते रहते हैं और बनते और बिगड़ते रहते हैं। एक व्यक्ति के मस्तिष्क में 24 घंटे के अंदर लगभग 60,000 विचार बनते और बिगड़ते हैं। वह इन विचारों में उस विचारों में कुछ विचार ऐसे होते हैं जो सार्थक भी होते हैं और उसमें से कुछ विचार ऐसे होते हैं जो निरर्थक भी होते हैं। ठीक है। तो जो हम सोचते हैं, दिन प्रतिदिन सोचते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो हम सोचे वो सार्थक ही सोचे और जो सोचे निरर्थक ही सोचे। उसमें से जो हम सोचते हैं, करते हैं, उसमें से बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं जो सार्थक भी होते हैं
और निरर्थक भी होते हैं। यदि उन विचारों को अन्य व्यक्तियों तक अन्य व्यक्तियों तक पहुँचाया जाए यदि उन विचारों को अन्य व्यक्तियों तक पहुँचाया जाए, तब हो सकता है कि वह विचार समाज एवं राष्ट्र के विकास के लिए क्या हो, सहायक सिद्ध हो सकता है। अर्थात जो हम सोचते हैं, करते हैं, जो सार्थक विचार हम सोचते हैं, दिन प्रतिदिन सोचते हैं, करते हैं, उस सार्थक विचारों को समाज एवं समाज एवं दूसरे व्यक्तियों के पास पहुँचाया जाए, तो क्या हो सकता है, वो राष्ट्र के विकास के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि बालक क्या है, एक कल्पनाशील प्राणी होता है। बच्चा कल्पना करने में ज़्यादा विश्वास करता है। तो वो चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कर सकते हैं। आगे हम आते हैं, बालक के मस्तिष्क में जन्म लेने के पश्चात बालक जब जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क में जन्म लेने के पश्चात क्या होता है, अनेक विचारों को वो अपने अंदर आत्मसात करता है, अर्थात ग्रहण करता है। अनेक विचारों को अपने अंदर क्या करता है, आत्मसात करता है, अर्थात ग्रहण करता है। यदि भाषा द्वारा उसमें हम अभिव्यक्ति करना सिखाएँ, यदि भाषा द्वारा उसमें रचनात्मक ढंग से अभिव्यक्ति करना सिखाएँ, यदि भाषा द्वारा रचनात्मक ढंग से उससे हम अभिव्यक्त करना सिखाएँ, तो भविष्य में वह बालक आगे चलकर क्या हो सकता है, एक अच्छा साहित्यकार बन सकता है, एक अच्छा गीतकार बन सकता है, अच्छा दार्शनिक बन सकता है। अर्थात बच्चों में रचनात्मक ढंग से भाषा अभिव्यक्त करने को सिखाया जाए, किया जाए, तो वो बच्चा आगे चल के क्या हो सकता है, अच्छा साहित्यकार बन सकता है, गीतकार बन सकता है, दार्शनिक बन सकता है। यह अनुमान लगाना मुश्किल कार्य है कि बालक के अंदर कौन-सी क्या है, प्रतिभा छिपी हुई है। ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं किसी भी बालक को देखकर कि उसके अंदर कौन-सी प्रतिभा छिपी हुई है। बालक की छिपी हुई आंतरिक प्रतिभा की अभिव्यक्ति भाषा द्वारा ही कराई जा सकती है। उसके अंदर कौन-सी आंतरिक प्रतिभा छिपी हुई है, उसकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा ही संभव हो पाता है। ठीक है? तो भाषा जब तक अभिव्यक्ति का साधन है, तब तक हम पहचान सकते हैं, कर सकते हैं, जो उसके अंदर कौन-सी आंतरिक प्रतिभा छिपी हुई है। इसीलिए कहा जाता है, जो भाषा क्या है, अभिव्यक्ति का एक साधन है, जो बहुत सी चीज़ों में हमारी विकास में अर्थात रचनात्मक कौशल के विकास में तो अपनी भूमिका निभाती ही है। हालाँकि व्यक्ति के संपूर्ण विकास में भाषा का जो अहम रोल है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो आखिर प्रश्न जब ये उठता है, करता है, जो रचनात्मकता या सृजन करना भाषा में इतना महत्वपूर्ण है, तो आखिर उसका विकास कैसे किया जा सकता है? बच्चों में रचनात्मक कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है? ठीक है? तो बच्चों में रचनात्मक कौशल विकास के लिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, पहला कला होता है निबंध कला। ठीक है? बच्चों में पहला अगर रचनात्मक कौशल का विकास करना है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, रचनात्मक कौशल का विकास कैसे करना है, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है निबंध कला। ठीक है? ये निबंध कला के बारे में मैं यहाँ आप लोगों को थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निबंध कला पहला, निबंध वह रचना है जिसके द्वारा किसी भी विषय पर सुसंगठित 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 क्या किया जाता है? विस विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। सुसंगठित विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। जैसे कि जैसे कि निबंध शब्द से ही स्पष्ट होता है। निबंध का मतलब होता है सुसंबद्धता, सुसंगठितता एवं श्रृंखलाबद्धता, इसके आवश्यक गुण होते हैं। अर्थात निबंध कैसा होना चाहिए? सुसंबद्ध होना चाहिए, सुसंगठित होना चाहिए और श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। ये आवश्यक निबंध के आवश्यक गुण हैं। ये गुण भाषा एवं विषय वस्तु दोनों पक्षों में प्रतिबिंबित होनी चाहिए। अर्थात जब हम निबंध लिखना शुरू करते हैं, तो उसमें सुसंबद्धता, सुसंगठितता एवं श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए और ये गुण भाषा एवं विषय वस्तु दोनों दोनों पक्षों में क्या होनी चाहिए? प्रतिबिंबित होनी चाहिए। तो भाषा द्वारा निबंध कला को हम कैसे परख सकते हैं, कैसे उसको उचित ठहरा सकते हैं, कैसे उसका आकलन कर सकते हैं, ये चीज़ ये चीज़ हमको देखने की आवश्यकता है। आखिर निबंध
लिखा कैसे जाता है, निबंध कला व्यक्ति के अंदर लिखने के लिए व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण होनी चाहिए। तो वैसे तो निबंध लेखन के लिए किसी बहुत बड़े शास्त्रीय विषय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निबंध लिखने के लिए बहुत बड़े विषय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत आसान एवं आसपास की घटनाओं बहुत आसान एवं आसपास की घटनाओं या जीवन से संबंधित विषय वस्तु पर। हेलो। हाँ जी सर। नहीं सर, सर वेटिंग रूम तो एनेबल नहीं किए हुए तो थे। ठीक है सर। ठीक है, मैं तो कहा था निबंध कला के पास था। ठीक है, तो निबंध कला के बारे में बता रहा था, कर रहा था। तो निबंध कला व्यक्ति में किस तरह से लिखना चाहिए, करना चाहिए। तो निबंध का अपने आप में एक गुण है सुसंबद्धता, सुसंगठिता एवं श्रृंखलाबद्धता। इसके आवश्यक गुण है। ठीक है, अर्थात जब हम निबंध लिखना शुरू करते हैं तो हमको देखना चाहिए, करना चाहिए जो निबंध कैसा होना चाहिए, सुसंबद्ध होना चाहिए, सुसंगठित होना चाहिए एवं श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। खुल गए फोन करिए तो खोलक वहीं से किए ठीक है, तो आगे हम निबंध निबंध के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, तो आगे ध्यान से सुनिए कीजिए। निबंध लेखन के लिए किसी बहुत बड़े शास्त्रीय विषय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत आसान आसपास की घटनाओं या जीवन से संबंधित विषय वस्तु पर भी अच्छे निबंध लिखे जा सकते हैं। निबंध लेखन की प्रारंभिक अवस्था में बच्चों को उसके आसपास की सरल वस्तुओं और विषयों को विषय सामग्री देना चाहिए, करना चाहिए। अर्थात बच्चों को जब निबंध लेखन करने के लिए दिया जाता है, किया जाता है, तो उसके आसपास की जो घटनाएं घटती है उसके बारे में हम निबंध लिखने के लिए दे सकते हैं, कर सकते हैं। सरल वस्तुओं पर विषय वस्तुओं पर निबंध लिखने को दे सकते हैं, अर्थात सरल विषय सामग्री जो होनी चाहिए उस पर हम उसको निबंध लिखने के लिए दे सकते हैं। प्रारंभ में 10-15 वाक्यों द्वारा प्रारंभ में 10-15 वाक्यों द्वारा विषय सामग्री का वर्णन करना सिखाया जा सकता है। अर्थात जो छोटे बच्चे होते हैं प्रारंभिक तौर पर 10 से 15 वाक्यों का निबंध उन्हें लिखने को देना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे घटनाओं पर आधारित 10 से 15 वाक्यों का निबंध उन्हें शुरू में लिखना सिखाना चाहिए। फिर धीरे धीरे उनकी योग्यता को विकसित किया जाए। जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको थोड़ा और ज्यादा वाक्यों में निबंध लिखने को दिया जाए। अर्थात बालक जैसे 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 आगे की कक्षाओं में बढ़ते जाएंगे, बालक जैसे जैसे आगे की कक्षाओं में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी भाषा वैसे वैसे उसकी भाषा, अनुभव एवं शब्दकोश में वृद्धि होती चली जाएगी। बालक जैसे जैसे आगे की कक्षाओं में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसकी भाषा, अनुभव एवं शब्दकोश में वृद्धि होती चली जाएगी। अनुभव एवं शब्दकोश में वृद्धि होती चली जाएगी। प्राथमिक स्तर पर आसान विषय उस उच्च प्राथमिक स्तर पर एवं माध्यमिक स्तर पर निबंध लेखन के लिए गहन एवं वैचारिक एवं कठिन विषयों को चुना जा सकता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर हम सरल विषयों को चुन सकते हैं, वहीं उच्च प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर पर
जब निबंध लेखन के लिए बच्चों को हम टास्क देते हैं, करते हैं, तो उसके लिए हमको गहन एवं वैचारिक एवं कठिन विषयों को चुना जा सकता है, किया जा सकता है। अच्छे निबंध लेखन के लिए बालकों को क्या करना चाहिए? अच्छे निबंध लेखन के लिए बालकों को समय-समय पर मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन अवश्य मिलता रहना चाहिए। अर्थात जब बच्चों में निबंध लेखन के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं, तो उसको मार्गदर्शन भी समय-समय पर देते रहना चाहिए, जिससे उसका क्या उस उससे जिससे उसकी रचना में और ज़्यादा निखार लाया जा सके। अगर हम मार्गदर्शन देते हैं, करते हैं, तो उसकी रचना में क क्या हो सकता है? और ज़्यादा निखार आ सकता है। निबंध द्वारा बालकों की भावनाओं, वैचारिक दृष्टिकोण, आकांक्षाओं और भाषा ज्ञान का आसानी से पता लगाया जा सकता है। ठीक है? निबंध रचना द्वारा बालकों की भावनाओं, वैचारिक दृष्टिकोण, आकांक्षाओं और भाषा ज्ञान का आसानी से पता लगाया जा सकता है, क्योंकि उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति का रचना कौशल पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति का रचना कौशल पर प्रभाव पड़ता है। अतः बालकों में रचनात्मक कौशल का विकास करने में निबंध की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अर्थात एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में निबंध कला को देखा जा सकता है। बच्चों में रचनात्मक कौशल का अगर विकास करना है, तो उसमें निबंध कला एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना जा सकता है। ठीक है? मैं आगे आप लोगों को पूरा इसका पीडीएफ दूँगा। दूसरा पॉइंट है कहानी कला। दूसरा पॉइंट है कहानी कला। बच्चों में रचनात्मक कौशल के विकास में कहानी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कहानी सुनना बच्चों को सबसे अधिक प्रिय होता है। कहानी सुनना क्या होता है? बच्चों को बहुत अधिक प्रिय होता है। कहानी पढ़ना और सुनना मानव को प्रत्येक आयु में ही अच्छा लगता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, तो अपने दादी-नानी से कथा कहानी सुनते हैं और उनको क्या होता है? अच्छा लगता है। बच्चे में ही क्यों, कहानी पढ़ना और सुनना मानव को प्रत्येक आयु में ही अच्छा लगता है। बदलाव बस इतना हो सकता है, कहानी सुनने में बस बदलाव इतना हो सकता है कि आयु के साथ-साथ कहानी के विषयों की गंभीरता और भाषा शैली में परिवर्तन होते रहता है। बदलाव कहाँ होता है? आयु के साथ-साथ कहानी के विषयों की गंभीरता और भाषा शैली में परिवर्तन होते रहता है। बालक बाल्यावस्था से ही विभिन्न प्रकार की कल्पनाएँ करता रहता है। बालक विभिन्न प्रकार की कल्पनाएँ करता रहता है। उन्हीं कल्पनाओं को उन्हीं कल्पनाओं को पात्रों द्वारा क्या किया जाता है? उसको जीवंत किया जाता है। अर्थात भ भाषाई वर्णन कहानी का स्वरूप धारण कर लेता है। जब सजीव भाषाई वर्णन हम करते हैं, तो क्या करता है? वो एक स्वरूप धारण कर लेता है। कहानी कला का प्रारंभिक अवस्था में विकास चित्रों की सहायता से वर्णन करवाकर या बातचीत करके प्रेरित किया जा सकता है। अर्थात कहानी कला अगर बच्चों में विकसित करनी है, तो प्रारंभिक अवस्था में बच्चों को कोई चित्र दिखाकर उसका वर्णन करवाया जा सकता है। बातचीत करके उसको प्रेरित किया जा सकता है। फिर अनुभव की गई घटनाओं के आधार पर रचना को विकास की ओर अग्रसर किया जा सकता है। ठीक है? फिर अनुभव की गई घटनाओं को क्या कर सकते हैं? हम अपनी शब्दों में ढाल सकते हैं, अर्थात वो एक कहानी का रूप धारण कर सकता है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर जो रूपरेखा दी गई है, उसके आधार पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर जो रूपरेखा दी गई है, उसके आधार पर
कहानी रचना का अभ्यास कराया जा सकता है। बालकों को काल्पनिक स्थितियों पर भी कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है? बालकों को काल्पनिक स्थितियों पर भी कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। बालकों में कहानी द्वारा रचनात्मक कौशल का विकास किया जाना भाषा की सबसे उत्कृष्ट सेवा होती है। ठीक है? बालकों में कहानी द्वारा रचनात्मक कौशल का विकास किया जाना भाषा की सबसे उत्कृष्ट सेवा होती है। कहानी कला में बालकों की रचनात्मकता के साथ-साथ कल्पना शक्ति एवं संवेदनाओं की भी अच्छी अभिव्यक्ति होती है। कहानी कला में क्या-क्या होता है? बालकों की रचनात्मकता के साथ-साथ कल्पना शक्ति एवं संवेदनाओं को भी अच्छी अभिव्यक्ति होती है। अच्छे कहानी लेखन के लिए बालकों को समय-समय पर अच्छे कहानी लेखन के लिए बालकों को समय-समय पर प्रोत्साहन एवं उसकी रचनात्मक क्षमता में और निखार आ जाता है ठीक है? जैसे-जैसा उसका मनोबल बच्चा को हम ऊपर ऊँचा करेंगे, क्या होगा? उसकी कहानी लिखने की क्षमता में और ज़्यादा निखार होते जाता है। अर्थात इस बात की है कि बच्चों को मनोबल को हमको बढ़ाते रहना चाहिए, ठीक है? तभी उनकी कहानी में निखार आ सकता है। प्रारंभिक अवस्था में से ही अच्छे मार्गदर्शन और प्रारंभिक अवस्था से ही अच्छे मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिलने से बालक को भविष्य में अच्छे कहानीकार के रूप में स्थापित किया जा सकता है, ठीक है? अगर प्रारंभिक अवस्था में ही बच्चे को सही रूप से मार्गदर्शन दिया जाए, ठीक है? सही रूप से मार्गदर्शन दिया जाए, तो बालक भविष्य में आगे चलकर एक अच्छा कहानीकार बन सकता है, ठीक है? अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट है कविता कला, ठीक है? तो कविता कला भी बच्चों में क्रिएटिविटी के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे तो कविताएँ बालकों को आसानी से याद हो जाती है। अगर कविता की बात की जाए तो कविताएँ बालकों को याद करना बहुत क्या होता है सरल हो जाता है। या साथ ही यदि कविता क्या हो छोटी हो और आसान हो, तब बालक उसे बहुत ही मन लगाकर क्या करता है पढ़ता है। कविता कला के द्वारा बालकों में क्या किया जा सकता है? रचनात्मक कौशल का विकास किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कविता कला के द्वारा बालकों में रचनात्मक कौशल का विकास किया जा सकता है। कविता करना कोई आसान कार्य नहीं है। कविता करना या लिखना कोई आसान कार्य नहीं है, लगातार अभ्यास एवं उचित मार्गदर्शन द्वारा कविता कविता को क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। इसीलिए उचित मार्गदर्शन एवं अभ्यास द्वारा क्या किया जा सकता है? कविता को लिखा जा सकता है। प्रारंभिक अवस्था में हमारी जो प्रारंभिक अवस्था है अर्थात शुरू की अवस्था में बालक को कोई दृश्य दिखाकर या चित्र दिखाकर या बताकर 4-5 पंक्तियों में तुकबंदी करना सिखाया जा सकता है, ठीक है? धीरे-धीरे बच्चों में क्या करें छोटे-छोटे शब्दों द्वारा 2-3-4 पंक्तियों का तुकबंदी करना सिखाया जाए। उसके उपरांत बालकों में क्या कहें धीरे-धीरे साहित्यिक भाषा का विकास करते हुए बालक को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है? उसके उपरांत बालकों क्या है साहित्यिक भाषा का विकास करते हुए बालकों को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया जाए। कभी-कभी बालक छोटी अवस्था में ही कविता करना क्या होता है सीख लेता है। किसी-किसी बालक में ऐसा गुण बचपन में ही विकसित हो जाता है जो कविता करना बचपन में ही सीख जाता है। यदि कोई बालक बचपन में ही कविता करना सीख जाता है, तो एज़ ए टीचर, एज़ ए शिक्षक, एज़ ए माता-पिता हमारा यह कर्तव्य बनता है कि उसको हम सही मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन उसको दें।
और सही और मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देकर उसमें रचनात्मक कौशल का अच्छा से अच्छा विकास किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रचनात्मक कौशल का विकास कविता द्वारा अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो कविता कला जो होता है, बच्चों में रचनात्मक कौशल के विकास में क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सबसे पहले बच्चों में रचनात्मक कौशल के विकास में सबसे पहले बच्चों में क्या होनी चाहिए? निबंध कला का ज्ञान होना चाहिए। अगर निबंध कला का ज्ञान है, तो बच्चे में रचनात्मक कौशल का विकास बहुत ही अच्छे ढंग से हो सकता है। दूसरा, कहानी कला जो मैंने अभी बताया, बच्चों में कहानी कला का भी गुण होनी चाहिए, अर्थात कहानी लिखने का भी गुण बच्चों में होनी चाहिए, तो उसमें रचनात्मक कौशल का विकास किया जा सकता है। ऐसे टीचिंग मेथड में कहानी कला द्वारा पढ़ाया सबसे बच्चों को खासकर प्राथमिक स्तर पर कहानी द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, किया जाता है, तो बच्चे ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से, ज़्यादा अच्छे ढंग से किसी विषय वस्तु को समझते हैं, करते हैं। इसीलिए शिक्षण में कहानी का विशेष महत्व बताया गया है, किया गया है। तीसरा है कविता कला, जो अभी मैंने बताया, बच्चों में अगर कविता करने का गुण हो, कविता लिखने का गुण हो, तो बच्चों में रचनात्मक कौशल का विकास किया जा सकता है। जैसे कहा गया है, कविता के बारे में एक कहा गया है, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, अर्थात जहाँ सूर्य भी नहीं पहुँच सकता है, वहाँ कवि का दृष्टिकोण वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ कवि की कल्पनाएँ वहाँ तक पहुँच जाती है। अर्थात कविता क्या करता है? बच्चों में कल्पना कौशल के विकास में भी सहायता करता है। ठीक है? तो इसीलिए कहा गया है जो बच्चों में कविता कला होनी चाहिए। लास्ट है पत्र लेखन कला। तो पत्र लेखन अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। पत्र लेखन द्वारा रचनात्मक कौशल का विकास करना अत्यंत ही आवश्यक कार्य है, अत्यंत ही आवश्यक कार्य है। क्योंकि पत्र लेखन में किसी बहुत लंबे चौड़े लेख की आवश्यकता नहीं होती है। पत्र लेखन में क्या होता है? बहुत बड़े, लंबे, चौड़े लेख की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत बड़े, लंबे लेख की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सीमित शब्दों द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति की जाती है। पत्र लेखन में क्या होता है? सीमित शब्दों द्वारा भावों की अभिव्यक्ति की जाती है। यह जीवन की वास्तविक स्थिति से संबंधित विद्या है। यह जीवन की वास्तविक स्थिति से संबंधित विद्या है। पत्र लेखन विद्या में अत्यधिक कल्पनाओं की आवश्यकता नहीं होती है। जो हम पत्र लेखन करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होती है। पत्र लेखन में पत्र लेखन में निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। पत्र लेखन में क्या किया जाता है? निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। अतः पत्र रचना का भाषाई विकास के साथ एक उद्देश्य यह भी होता है कि संप्रेषण की कुशलता का विकास छात्रों में हो सके, अर्थात बच्चों में भाषाई कुशलता का विकास हो सके। प्रारंभिक अवस्था में बालकों को सीधे-सीधे पत्र लेखन सिखाया जाए। प्रारंभिक अर्थात शुरू की अवस्था में बच्चे जब पढ़ने लिखने की अवस्था में आते हैं, तो उस अवस्था में बच्चे को सीधे-सीधे पत्र लेखन सिखाया जाए। जब वह संबोधन आदि लिखना सीख जाए जब वह संबोधन आदि लिखना सीख जाए, उसके पश्चात उसको साहित्यिक, रचनात्मकतापूर्ण पत्र लेखन सिखाया जाना चाहिए। ठीक है? तत्काल मैं आगे पीडीएफ दे रहा हूँ, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे ये है, आगे तीसरा ये है।
ठीक है। फिर मैं आता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसका सारांश। रचनात्मकता व्यक्ति की उस क्षमता को कहा जाता है, एक बार ध्यान से सुनिएगा समरी। रचनात्मकता व्यक्ति की उस क्षमता को कहा जाता है जिससे वह कुछ ऐसी नई चीजों, रचनाओं या विचारों को पैदा करता है जो क्या होता है, नया होता है एवं जो पहले से उसे ज्ञात नहीं होता है। फिर एक बार सुनिएगा, रचनात्मकता व्यक्ति की उस क्षमता को कहते हैं या कहा जाता है जिससे वह कुछ ऐसी नई चीजों, रचनाओं या विचारों को पैदा करता है जो नया होता है एवं जो पहले से उसे ज्ञात नहीं होता है। ठीक है, समझ गए? अर्थात दूसरे शब्दों में, जब किसी कार्य का परिणाम बिल्कुल ही नया हो, नवीन हो, ठीक है, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो अर्थात नया हो, जो किसी समय में किसी समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, वह कार्य क्या कहलाता है, सृजनात्मक या रचनात्मक कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, कर गए कि भाषा में, भाषा के द्वारा बच्चों में क्रिएटिविटी कैसे उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, वैसे तो व्यक्ति के संपूर्ण विकास में क्या होता है, भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा का उद्देश्य के अंतर्गत भी हम लोग इसको पढ़े थे, किए थे, जब बच्चों में कल्पना कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है, रचनात्मक कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है। तो क्रिएटिविटी का मतलब ही ये होता है जब बालक ने जो भाषा सीखी है, बालक ने जो भाषा सीखी है उस भाषा को अच्छे से बोल सके, समझ सके, पढ़ सके तथा लिख सके। ठीक है, ये गुण बच्चों में होनी चाहिए। अगर बच्चों में भाषा भाषा सिखाया जाता है, किया जाता है, तो बच्चों में भाषा संबंधी एक गुण होनी चाहिए। जिस भाषा को वो सीख रहा है उस भाषा को क्या करे, वो अच्छे से बोल सके, अच्छे से समझ सके, अच्छे से पढ़ सके तथा उसको अच्छे से लिख सके, तभी भाषा की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। ठीक है, बालक को क्या करनी चाहिए, भाषाई योग्यता के विकास के लिए जिस भाषा को सीखता है, करता है, उस भाषा के प्रति क्या करनी चाहिए, रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। तभी उसके परिणाम स्वरूप उसमें सद्वृत्तियों का विकास हो सकता है, अच्छे गुणों का विकास हो सकता है। और बालक जो भाषा सीखने की कोशिश कर रहा है उसके प्रति उसमें पूर्ण आस्था होनी चाहिए। अगर उस भाषा में उसको आस्था नहीं है तो वो भाषा कभी भी नहीं सीख सकता है। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए जो भाषा हम सीख रहे हैं उसमें हमें पूर्ण आस्था, पूर्ण समर्पण, अर्थात उस भाषा के प्रति हमको सम्मान व्यक्त करने की आवश्यकता होनी चाहिए, आवश्यकता पड़ती है। अगर उस भाषा के प्रति हम अपना समर्पण व्यक्त नहीं करते हैं तो उस भाषा को हम क्या कर सकते हैं, अच्छे ढंग से नहीं सीख पाते हैं। और अनमने ढंग से सीखते हैं तो किसी काम की भाषा नहीं है। अगर अनमने ढंग से हम किसी भाषा को सीखते हैं न, तो उस भाषा को न हम अच्छी तरह से बोल सकते हैं, न अच्छी तरह से समझ सकते हैं और न ही अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो ये चीज होनी चाहिए भाषा। अर्थात हम यहाँ, अब मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को। हेलो 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 हेलो, मैं आया, यस सर। दिक्कत किसी तरह की, किसी तरह की कोई दिक्कत?
सर रचनात्मक कौशल का विकास का जो स्क्रीनशॉट दिए हैं उसके बाद वाला एक पेपर दे दीजिए, वो छूट गया, नहीं ले पाई। ठीक है, मैं अभी देता हूँ, इसको ले लीजिए। सर हो गया। ठीक है, थैंक यू। सर